चार्जेबिलिटी सेक्शन में, दैट इज सेक्शन नंबर 22 ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स एक्ट, उसमें बेसिकली दो कंडीशन थी, दैट इज कि अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बेसिक टू कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट वन था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसका मीनिंग डिटेल में अभी हमने डिस्कस किया। कंडीशन नंबर 2 क्या थी कि आप उस हेड थ्रू जो भी इनकम अर्न की गई है उस पे टैक्स जो पे करेगा वो कौन होना चाहिए, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। दैट इज वेरी सिंपल, राइट। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन हमने डिटेल में डिस्कस की कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन नंबर 2 कि ओनर है, तो आप सोचोगे सर ओनर तो ओनर होता है, राइट, उसमें इतना डिटेल में क्या डिस्कस करने की ज़रूरत है, राइट। पर जब एक्ट होता है और वो जब स्पेसिफाई करे, डिफाइन करे कि वो इज़ द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, राइट, तो वो थोड़ा आपको डिटेल में यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सी हियर, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ ओनर। तो एज यूजुअल कंडीशन क्या है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी पर जो भी इनकम अर्न हुआ है उस पर टैक्स लगाना है, टैक्स चार्ज करना है, तो वो आप किससे चार्ज कर सकते हैं, गवर्नमेंट, उस हाउस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है देखो उसमें, दैट इज रेसिपिएंट ऑफ इनकम इज नॉट कंसिडर्ड हियर। तो पॉसिबल है कि हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है और जो रेंट रिसीव कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी थ्रू, जो भी इनकम रिसीव कर रहा है वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है और वो आपने रेंट पे दे रखा है, तो पॉसिबल है कि हाउस प्रॉपर्टी आपके ग्रैंडफादर के नाम पे हो, सो योर ग्रैंडफादर इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। पर दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि जो भी रेंट थ्रू इनकम ऑन हो रहा है वो रिसीव्ड हो सकता है कि आपके फादर कर रहे हो। सो इन दिस सिचुएशन ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज डिफरेंट पर्सन एंड रेसिपिएंट ऑफ द इनकम, जो रेंट रिसीव करने वाला पर्सन है वो भी अलग पर्सन है, दैट इज योर फादर, ओनर इज योर ग्रैंडफादर। सो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट जो टैक्स चार्ज करेगा वो किससे चार्ज करेगा, आपके ग्रैंडफादर से, बिकॉज ही इज द ऑफिशियल ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो याद रखना यहाँ पे वो इज रिसीविंग इनकम, डज नॉट मैटर हियर कौन इनकम रिसीव कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, उससे नॉर्मली इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम पे। अब ओनर भी 3 अलग अलग टाइप के ओनर हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज लीगल ओनर, पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे, दैट इज बेनिफिशियल ओनर, एंड पॉइंट नंबर 3 दैट इज डीम्ड ओनर। तो हाउस प्रॉपर्टी के ओनर 3 टाइप के हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है देखो, दैट इज लीगल ओनर। तो हाउस प्रॉपर्टी ऑन पेपर अभी किसके नाम पे है, ऑन पेपर वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है उसको हम बोलेंगे लीगल ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सी हियर, लीगल टाइटल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। मतलब आपकी हाउस प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर है, ही इज द लीगल ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 2, बेनिफिशियल ओनर। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, पहले रीड कर लेते हैं, दैट इज enjoying the property as owner but property is not registered on his or her name। तो प्रॉपर्टी हो सकता है कि किसी और के नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ उसका, लीगल ओनर उसका कोई और हो, पर उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट हो रहा है, रेंट का जो इनकम हो रहा है वो कोई और एंजॉय कर रहा है, वो कोई और रिसीव कर रहा है और वो कोई और बेनिफिट ले रहा है उस इनकम का। तो उस केसेस में लीगल ओनर अगर एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है,
तो उस पे ही टैक्स, उसके पास से ही टैक्स कलेक्ट करेंगे। पर अगर लीगल ओनर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री हो, तो उस केसेस में क्या करेंगे, जो भी उस हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल ओनर होगा उससे आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी यहाँ पे, कि अगर लीगल ओनर आप ट्रेस कर सकते हो एज अ गवर्नमेंट तो उससे ही टैक्स कलेक्ट करना है। पर कुछ रीजन से अगर लीगल ओनर ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो उस केसेस में उस हाउस प्रॉपर्टी थ्रू होने वाली इनकम का बेनिफिट कौन ले रहा है, उसको हम बोल देंगे बेनिफिशियल ओनर, और उसी से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 दैट इज डीम्ड ओनर। तो डीम्ड का मतलब क्या होता है, जिसको एज्यूम कर लिया, मान लिया गया है, एक्चुअली ही इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, बट इनकम टैक्स एक्ट में इसको क्या मान लीजिएगा कि ही इज द ओनर, ऐसा हम एज्यूम करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीम। डीम का मतलब ही क्या होता है, एज्यूम करना। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज assume he or she is owner, legal or beneficial owner is not considered here। तो कुछ केसेस में क्या होगा, गवर्नमेंट मान के चलेगा कि आप ही हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो, इवन दो यू आर नॉट ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो एक एग्जांपल थ्रू समझ से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज वंस अगेन कि ट्रांसफर टू स्पाउस और चाइल्ड विथआउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो कुछ टाइम इनकम टैक्स ज़्यादा ना लगे आप पे, और टैक्स से बचने के लिए आप क्या करते हो कि अपने नाम पे जो हाउस प्रॉपर्टी था वो आपने लीगली ट्रांसफ़र कर लिया अपनी वाइफ के नाम पे, अपने हस्बैंड के नाम पे, और अपने चाइल्ड के नाम पे, विथआउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पेमेंट वाला ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं होगा, बिकॉज ही और सी इज द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ओनर, राइट। तो कोई कंसिडरेशन का लेन देन नहीं होता है, कोई पेमेंट का लेन देन नहीं होता है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, अपना हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या अपने चाइल्ड के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो, ताकि आप इनकम टैक्स से बच जाओ, थोड़ा बहुत टैक्स आपको कम पे करना पड़े। तो उस केसेस में भले ही आपने ऑफिशियली आपके चाइल्ड पे नाम पे हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया होगा, फिर भी गवर्नमेंट जो मेन पर्सन है हाउस प्रॉपर्टी का, ओके, उसको ही डीम ओनर मान के चलेंगे और उससे ही टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो दैट इज पॉइंट नंबर 3। तो ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज कंडीशन नंबर 2। उसमें ओनर तीनों टाइप के हो सकते हैं, लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर एंड डीम ओनर। नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज एज यूजुअल, मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया था कि टोटल देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कौन कौन से 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो दैट इज देखो, नंबर 1 दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 पीजीबीपी दैट इज प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नंबर 4 दैट इज कैपिटल गेन, number 5 that is other source। तो these are the 5 heads of income। तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, उस 5 हेड्स के इनकम पे यहाँ पे मैंने कॉमन एक वर्ड लिखा है, एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम और एक्चुअल इनकम, राइट। और उसके नीचे मैंने राइट और रॉन्ग का साइन भी किया है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सभी जगह पे मैंने राइट का साइन किया है, और एक जगह पे मैंने यहाँ पे देखो हाउस प्रॉपर्टी वाला जो एक्चुअल इनकम है वहां पे मैंने क्या किया, रॉन्ग का साइन। तो नॉर्मली होता क्या है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम में अगर हम नॉर्मली सोचे तो टैक्स कब पे करना पड़ता है, जो इनकम आपने एक्चुअल में रिसीव की हो, एक्चुअल में अर्न की हो। पर हाउस प्रॉपर्टी एक अकेला ऐसा हेड्स है पांचों में से जिस पे एक्चुअल इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, पर टैक्स लगता है नोशनल इनकम पे, और यू कैन से अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। मतलब रिमेनिंग 4 हेड की हम बात करें, लाइक सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, तो वहां पे आपको टैक्स पे करना है जो इनकम आपने एक्चुअल में अर्न की है। पर हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जहां पे आप एक्चुअल इनकम पे टैक्स नहीं पे करते, आप नोशनल इनकम पे टैक्स पे करते हो। अब वन सेकेंड क्वेश्चन के सर व्हाट इज नोशनल इनकम, तो नोशनल इनकम मतलब ऐसी इनकम के हो सकता है वो आपने अर्न भी ना की हो, फिर भी आपको टैक्स पे करना पड़े।
तो दैट इज कंसिडर एज अ नोशनल इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी में हाउस को रेंट पे देके आपने एक्चुअल इनकम जो अर्न किया है उस पे टैक्स ना पे करके आपको किस पे टैक्स पे करना पड़ेगा कि एक्चुअल में उस हाउस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी थी। हो सकता है कि आप एक्चुअल में जो रेंट रिसीव कर रहे हो वो आप फॉर एग्जाम्पल रिसीव कर रहे हो 1 लाख, पर उसका जो अर्निंग कैपेसिटी था वो हो सकता है 1,50,000 भी हो। तो उस केसेस में 1,50,000 जो अर्निंग कैपेसिटी है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 50,000 तो मैंने अर्न ही नहीं किए, इवन दो यू हैव टू पे टैक्स ऑन अमाउंट ऑफ ₹1,50,000, भले ही आपने एक्चुअल रेंट जो रिसीव किया 1 लाख हो। ओके, तो सर ऐसा रूल्स क्यों बना? वन सेकेंड क्वेश्चन कि 1 लाख अर्न करो फिर भी 1,50,000 में टैक्स पे करो। तो ये रूल्स बनाने के पीछे भी क्या एक रीजन है जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले। तो अभी मैंने बताया कि हाउस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है वो एक्चुअल इनकम पे नहीं, अर्निंग कैपेसिटी पे लगता है। मतलब देखा जाएगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है उसका अर्निंग कैपेसिटी कितना है और उसके बेस पे पूरा टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो अर्निंग कैपेसिटी जो हाउस प्रॉपर्टी की है उसको जानने के लिए टोटल 4 फैक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर है एक बार थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं उसको। देखो, दैट इज नंबर 1 क्या लिखा है, दैट इज एक्चुअल रेंट। नंबर 2 लिखा है दैट इज फेयर रेंट। नंबर 3 दैट इज म्यूनिसिपल वैल्यू। नंबर 4 दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। ये 4 ऐसे वैल्यू है जो आपको क्या शो करिए, व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिस पे आपको टैक्स पे करना है। बाद में जाके कोई एक ही वैल्यू पे टैक्स लगेगा, उसके रूल्स अलग से, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। पर चारों के मीनिंग क्या है और सर ये अर्निंग कैपेसिटी कैसे शो कर रहा है। तो नंबर 1 देखो, दैट इज एक्चुअल रेंट। तो कोई भी हाउस प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे रहे हो और एक्चुअल में कितना इनकम अर्न कर रहे हो, तो दैट इज एक अर्निंग कैपेसिटी, उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो, दैट इज फेयर रेंट और नोशनल रेंट। तो फेयर रेंट और नोशनल रेंट का मतलब क्या है कि आपका हाउस प्रॉपर्टी जिस लोकेशन पे है, उस लोकेशन के आसपास भी सिमिलर नेचर के हाउस प्रॉपर्टी हो सकते हैं, राइट। कि आपका हाउस प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में, ओके, टोटल 20 हाउस प्रॉपर्टीज आर देयर इन पर्टिकुलर वन सोसाइटी, XYZ सोसाइटी। अब आपने वो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दिया है, ओके, वो वैकेंट है, अभी खाली पड़ा हुआ है, ओके। तो एक्चुअल में आप रेंट रिसीव नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, तो आपको उस तरह से एक्चुअल रेंट थ्रू आपको अर्निंग कैपेसिटी पता नहीं चलेगी। इवन दो आप उसकी अर्निंग कैपेसिटी पता लगा सकते हो, दैट इज कि आपके आसपास के कितने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिए गए हैं और उस हाउस प्रॉपर्टी थ्रू ऑन एन एवरेज पर मंथ या पर एनम कितना रेंट रिसीव्ड हो रहा है। आपने नहीं दिया है पर आपके आसपास जो सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी है वो तो रेंट पे हो सकते हैं। तो आसपास के जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके थ्रू कितना रेंट वो कलेक्ट कर रहे, उनका एवरेज निकालो, तो आपको अपने हाउस प्रॉपर्टी का अर्निंग कैपेसिटी पता चल जाएगा। दैट इज फेयर रेंट और नोशनल रेंट। तो क्या है उसका मतलब, अ रेंट विच इज डिसाइडेड बाय कंपेयरिंग रेंट ऑफ अदर हाउस प्रॉपर्टी, सिमिलर लोकेशन या सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी, दोनों का बेस लेके आप जो डिसाइड करते हो दैट इज फेयर रेंट। तो बेसिकली आप बोल सकते हो फेयर रेंट कैसे डिसाइड किया जाता है, बाय कंपैरिजन। पॉइंट नंबर 3 दैट इज म्यूनिसिपल वैल्यू। तो ये भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी का अर्निंग कैपेसिटी शो कर रहा है, राइट। कि म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या है कि आपके एरिया की जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, ओके, वो म्यूनिसिपल टैक्स कलेक्ट करती है आपसे। तो वो म्यूनिसिपल टैक्स किसके बेस पे डिसाइड होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू पे। तो म्यूनिसिपल वैल्यू विच इज डिसाइडेड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया और विच शो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी। तो एक अर्निंग कैपेसिटी होगा एज पर द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम बोलेंगे टोटल, दैट इज म्यूनिसिपल वैल्यू। एंड लास्ट वन है दैट इज स्टूडेंट स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है कि रेंट विच इज डिसाइडेड एज पर द स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। तो कुछ टाइम कुछ सिलेक्टेड लोकेशन पे गवर्नमेंट क्या करता है कि ये एक्ट एप्लीकेबल करता है, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट विच इज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
और वो हर एक जगह पे जरूरी नहीं कि एप्लीकेबल हो, पर कुछ सिलेक्टेड लोकेशन पे वो एप्लीकेबल किया है। और उस एक्ट थ्रू कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मैक्सिमम कितना रेंट चार्ज कर सकता है वो वहां पे डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर में आता है तो गवर्नमेंट आपको स्टैंडर्ड रेंट बताएगा कि मैक्सिमम आप पर एनम इतना ही चार्ज कर सकते हो, इनसे ज़्यादा नहीं, राइट। तो वो भी एक आपका अर्निंग कैपेसिटी होगा। तो अर्निंग कैपेसिटी जिस पे टैक्स लगना है हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम पे, तो उसके लिए टोटल 4 फैक्टर देखे जाते हैं। नंबर 1 इज एक्चुअल रेंट, नंबर 2 इज फायर रेंट, नंबर 3 इज म्युनिसिपल वैल्यू एंड नंबर 4 दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। तो अर्निंग कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए 4 फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं और उसी अर्निंग कैपेसिटी पे क्या लगने वाला है, दैट इज टैक्स लगने वाला है। बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड्स ऑफ इनकम है जहां पे एक्चुअल इनकम पे नहीं, अर्निंग कैपेसिटी पे टैक्स लगता है। और अर्निंग कैपेसिटी 4 वे से आप मेजर कर सकते हो जो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखो कि अगर कोई लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मेट है, राइट। कौन सा, देखो 2 हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। एक हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट मीन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज गिवन ऑन रेंट, एंड नंबर 2 अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपको अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी वाली हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है तो ये एक कॉमन फॉर्मेट है जो हर एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल होगा और इसी फॉर्मेट थ्रू आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं फटाफट, राइट। फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम पूरा फॉर्मेट समझेंगे। तो नंबर 1 देखो आपको क्या लिख के दिया है वहां पे, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज जीएवी। तो जीएवी इज नथिंग बट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी जो 4 फैक्टर के बेस पे डिसाइड होगी। तो वो अर्निंग कैपेसिटी आपको वहां पे लिखनी है। वो कैसे जीएवी कैलकुलेट होता है वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पर अभी आप फॉर्मेट को समझो। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब ओवरऑल क्या है कि दैट इज नथिंग बट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी। फिर उसमें से 2-3 बातें आपको माइनस करनी है। तो उसमें फर्स्ट है म्युनिसिपल टैक्स। अगर आप जीई में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो तो उसके बाद जो आपको इनकम मिलेगा दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है। जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू दैट इज एनएवी। फिर आपको 2 डिडक्शन मिलते हैं इस हेड में, हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में। डिडक्शन अंडर सेक्शन एक होता है 24A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। तो बहुत ही सिंपल है ये वाला डिडक्शन। देखो क्या करना है, आपका जो प्रीवियस आंसर है ये वाला, देखो जो प्रीवियस आंसर है ये वाला एनएवी, उसका रेडीमेड आपको 30% कैलकुलेट कर लेना है और वो वाला अमाउंट जो 30% निकलेगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका एनएवी निकल के आ 10,000 रुपीज, राइट। तो उसका मतलब है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा, 30% ऑफ 10,000 मीन्स 3,000। वो किस लिए दिया जाता है, ओके और वो फिक्स है, वो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल, पर अभी आप फॉर्मेट को समझ लो। नेक्स्ट एंड लास्ट जो डिडक्शन है दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। और क्या लिखा है देखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मतलब हाउस प्रॉपर्टी इधर आप रेडीमेड परचेस करोगे या फिर कंस्ट्रक्शन करवाओगे, और दोनों केसेस में पॉसिबिलिटीज है कि आप बैंक में जाके लोन लो, बिकॉज आपके पास इनफ कैश नहीं है तो आप लोन लोगे हाउस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए या फिर हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। तो उस वाली लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो वाला इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ये 2 डिडक्शन जब आप कैलकुलेट कर लो, राइट, और दोनों डिडक्शन का टोटल करके आउटर कॉलम में निकालना है यहाँ पे, और एनएवी में से ये दोनों डिडक्शन का टोटल आप माइनस करोगे तो लास्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पर कौन सी वाली, ओनली लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो केस है, राइट,
वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी हम लेट आउट की बात कर रहे हैं. ओके, तो दैट इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. अब ये सारे पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, म्यूनिसिपल टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारी बातें विद एग्जांपल वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, the first one is calculation of gross annual value, that is GAV, or you can write earning capacity of the house property, right? तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, देखो. तो 3 स्टेप आपको फॉलो करने. अर्निंग कैपेसिटी 4 फैक्टर के बेस पे, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया, देखो दैट इज वही 4 फैक्टर इसमें यूज किए जाएंगे. देखो, नंबर 1 दैट इज फेयर रेंट, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज म्यूनिसिपल वैल्यू, हाईलाइट कर लेते हैं. फिर देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज स्टैंडर्ड रेंट, और यहाँ पे लिखा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल. तो अर्निंग कैपेसिटी 4 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए डिसाइड की जाती है, तो वो चारों फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे. तो 3 स्टेप फॉलो करने फॉर कैलकुलेटिंग जीएवी, बिकॉज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में देखो यहाँ पे जीएवी से स्टार्ट होता है आपका एग्जाम्पल. मतलब अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है, देखो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लास्ट वाले आंसर में, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो अभी हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि जीएवी कैलकुलेट कैसे होता है. तो 4 फैक्टर के बेस पे, तो 3 स्टेप फॉलो करके. तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच इज प्रोवाइडेड रेडीमेड इन योर एग्जाम्पल और क्वेश्चन में आपको रेडीमेड प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि फेयर रेंट कितना है और म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है. दोनों का कंपैरिजन करो, और दोनों में से जो हायर वैल्यू है, ओके, वो आपका स्टेप नंबर 1 का आंसर बनेगा, और उसको हम बोलेंगे यहाँ पे दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट 1. दैट इज योर स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जो आपका स्टेप नंबर 1 का आंसर है दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट 1, वो उसकी कंपैरिजन करनी है आपको स्टैंडर्ड रेंट के साथ, जो आपको एग्जांपल में वंस अगेन रेडीमेड प्रोवाइड किया जाएगा, राइट. तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि स्टेप नंबर 1 का आंसर दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट 1 और स्टैंडर्ड रेंट दोनों की कंपैरिजन करनी है, और दोनों में से जो लोअर वैल्यू है वो आपका बनेगा स्टेप नंबर 2 का आंसर, और उसको हम बोल देंगे एक्सपेक्टेड रेंट 2. देयर आफ्टर स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 2 का जो आपका आंसर है एक्सपेक्टेड रेंट 2, राइट. इसकी कंपैरिजन करेंगे हम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल के साथ, और फिर दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगा, सी हियर लिखा है यहाँ पे दैट इज विच एवर इज हायर, राइट. तो वो आपका बन जाएगा जीएवी ग्रॉस, और यू कैन से ओनली दैट इज, आप लिख सकते हो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ओके, पर एक बात आपको याद रखनी है स्टेप नंबर 3 में कि वेन एवर यू राइट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ 2 थिंग्स. देखो मैंने यहाँ पे स्टार करके रखा है, और स्टार का मतलब मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिख के रखा है, थोड़ा हाईलाइट करते हैं उसको कि बाद में डिस्कस करते. देखो क्या लिखा है, इफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एक्सपेंस फॉर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट आर गिवन, देन इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल. अगर एग्जाम्पल में 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, कौन सी 2 इंफॉर्मेशन, यू आर दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट एंड एक्सपेंस फॉर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट. अगर ये 2 अमाउंट प्रोवाइडेड है, 2 एडजस्टमेंट एग्जाम्पल में आपको दिए हैं, तो ये एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जब भी स्टेप नंबर 3 में लिखो, तब मेक श्योर कि ये माइनस करने के बाद यहाँ पे ARR लिखना. एज्यूम करते हैं एक, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 1 साल का 1 लाख रुपीज दिया है, और अनरियलाइज रेंट फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 दिया है, एंड एक्सपेंस फॉर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट 10,000 दिया है. तो आपको वहां पे 1 लाख नहीं लिखने, आपको वहां पे लिखने 80,000, बिकॉज यहाँ पे नोट्स देखो मैंने क्या लिखा है कि while writing ARR in step number 3, if unrealized rent and expense for facilities provided to tenant are given, then it is to be deducted from ARR, then you have to write ARR in step number 3.
तो यहाँ पे 1 लाख माइनस 20,000 अनरियलाइज रेंट माइनस एक्सपेंस फॉर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट 10,000, राइट। तो टोटल 20,000 माइनस होगा 10,000 यूआर एंड 10,000 फैसिलिटीज वाला एक्सपेंस, तो यहाँ पे आप लिखोगे 80,000। अब वंस अगेन क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज द अनरियलाइज रेंट एंड व्हाट इज एक्सपेंस फॉर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट। तो ये विथ एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग एग्जांपल्स ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये दोनों की कंपैरिजन करके हायर वैल्यू लेना है और उसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, विच इज नॉट योर फाइनल आंसर। अगर एग्जाम्पल में आपको वैकेंसी वाली कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, राइट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो ग्रॉस जीएवी है या फिर आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी बोल सकते हो, उसमें से आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करना है। देयर आफ्टर आपको मिलेगा यहाँ पे दैट इज योर फाइनल जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो टोटल 7 इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू के। आप नोट्स भी बना सकते हो अपने तरीके से। कौन सी 7 इंफॉर्मेशन? फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। ये 4 फैक्टर जिसके बेस पे अर्निंग कैपेसिटी डिसाइड होती है, जिस पे टैक्स लगने वाला है। और रिमेनिंग 3 इंफॉर्मेशन दैट इज अनरियलाइज रेंट, एक्सपेंस फॉर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट एंड लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ये 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो टोटल 7 इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल में प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बेस पे आपको जीएवी कैलकुलेट करना है। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे स्टूडेंट जहां पे 7 में से हो सकता है 4 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, एक ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, 6 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो, राइट। तो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन हमें इग्नोर करके उस हिसाब से जीएवी कैलकुलेट करना होगा। जरूरी नहीं कि हर एक एग्जाम्पल में 7 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, पर मैक्सिमम 7 इंफॉर्मेशन से ज्यादा ऐसी एक भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जो जीएवी में आपको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान में रखनी है। तो टोटल 7 इंफॉर्मेशन आर देयर: फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, अनरियलाइज्ड रेंट, एक्सपेंस फॉर फैसिलिटीज एंड लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो इस वे से आप क्या करोगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं अपना लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस यूनिट का, उसमें हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैलकुलेट करने वाले, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले कि जो मैंने थियोरेटिकल यहाँ पे डिस्कस किया, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू विथ अमाउंट विथ एग्जाम्पल, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले।